Hello, all of you. Now let's see section 79, another very interesting section. आपने टैक्स नहीं भरा तो गवर्नमेंट आपकी गर्दन किस तरह से दबाएगा और किस तरह से पैसा वसूल करेगा. Let's see. Subsection 1. Where any amount payable by a person to the government under any of the provisions of this act or the rules made thereunder is not paid, the officer shall proceed to recover the amount by one or more of the following modes. बहुत सारे मोड्स दिए हैं, बहुत सारे तरीके उसके पास है, एवेन्यूज है जिससे वो आपसे पैसा रिकवर करेगा. इसमें से कोई भी एक या दो चार एक साथ वो लगा सकता है. ओके, लेट्स सी. 1. द ऑफिसर में डिडक्ट, पहला पॉइंट है डिडक्ट, अंडरलाइन कर लो, डिडक्ट. or may require any other specified officer to deduct. अभी अदर कौन है मैं बताता हूं. The amount so payable from any money owing to such person which may be under the control of the proper officer or such other specified officer. तो ये क्या है, मान लो कि रिफंड देने का है तुमको कुछ और इधर से वसूली भी करना है, तो क्या करेंगे आप, फट से रिफंड को वसूली के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देगा. या अगर जैसे स्टेट गवर्नमेंट में से कुछ पैसा देना है, एसजीएसटी का कोई रिफंड है या आईटीजीएसटी का कोई रिफंड है, आईजीएसटी का या यूटीजीएसटी, कहीं भी कोई भी अदर ऑफिसर से कोई तो भी रिफंड जाने वाला है तुमको, और ये ऑफिसर को यहां वसूली भी करना है, तुम्हारा कोई टैक्स ड्यू है, तो वो क्या करेंगे, सेट ऑफ कर देंगे. तो सिर्फ रिफंड नहीं, और भी कोई पैसा अगर देने का है अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो वो पैसे को सेट ऑफ कर देंगे अगेंस्ट द रिकवरी. दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिकवरिंग. मेरे को आपको पैसा देना भी है और आपसे लेना भी है, तो मैं सेट ऑफ कर देता हूं ना, सिंपल. तो जो देने का था मैं कहता हूं देखो मेरे को आपको देना ही है और आपसे लेना भी है, तो एक काम करोगे, मैं सेट ऑफ कर देता हूं, सिंपल. जैसे अभी एक मेरा दोस्त है, तो काफी समय से पैसे नहीं दे रहा था, तो कुछ मेरे को जरूरत थी, तो मैं उसकी दुकान पे गया, कुछ सामान खरीदा. अब सामान खरीदने के बाद पैसे देने की बात आई, तो मैंने धीरे से कहा कि देखो वो लेना तो है ही तुमसे, तो एक काम करो कि जो मेरे को देना है वो सेट ऑफ कर दो. तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे, डिडक्ट. नंबर 2. द प्रॉपर ऑफिसर में रिकवर or may require any other specified officer to recover the amount so payable by detaining and selling any goods. Underline करो, detaining and selling any goods belonging to such person which are under the control of the proper officer or such specified officer. तो ये कौन सा गुड्स की बात करें अपन, जो डिटेन करके रखा हुआ है. गुड्स डिटेन या कॉन्फिस्केट जो होता है, सीज करके रखा है, कॉन्फिस्केट करके रखा है कोई गुड्स, तो उसको बेच करके रिकवर कर सकते हैं. फिर इसमें देखो क्या लिखा है. द प्रॉपर ऑफिसर मे बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी अदर पर्सन फ्रॉम हुम मनी, अदर पर्सन को अंडरलाइन करो, फ्रॉम हुम एनी मनी इज ड्यू और मे बिकम ड्यू टू सच पर्सन. तो यहां पे कौन है, देखो अभी यहां पे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप कौन है, स्टूडेंट्स है मेरे, है ना. मान लो कि मैंने कुछ जीएसटी नहीं भरा है, कुछ लायबिलिटी मेरे नाम से खड़ी हुई है, और आप सब मेरे को पैसा देने वाले, फीस, ट्यूशन फीस आप मेरे को देने वाले ना. तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा कि आप लोगों पे एक नोटिस निकालेगा, बल्कि एक दुकान, ये ऐसे समझो इमेजिनेशन के लिए कि एक टेबल लगा के बैठ जाएगा मेरे ऑफिस के सामने. और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे यहां कोई भी प्रोडक्ट खरीदने आएंगे, उनको बोलेगा भैया तुम प्रोडक्ट अंदर से खरीद लो, लेकिन पैसे जो है वो वहां नहीं देने का, यहां जमा कराने का है. फारूक सर का ड्यूज है जीएसटी के, तो पैसे यहां जमा करो, प्रोडक्ट वहां से लो, पैसे यहां जमा करो. तो मेरे जितने भी डेटर्स है, बैंक्स है जहां पे मेरा पैसा रखा हुआ है, एफडी में या सेविंग बैंक में जहां से मेरे को पैसा विड्रॉ करना है, फिर
म्यूचुअल फंड्स में पैसा है, जहां जहां पर भी मेरा कोई भी पैसा है जहां से मेरे को निकालना है, उन सब पे नोटिस सर्व की जा सकती है, इंक्लूडिंग माई डेटर्स, इंक्लूडिंग माई स्टूडेंट्स। उन पे नोटिस जाएगा कि आप लोग ये पैसा फारूक सर को ना दे और डिपार्टमेंट में जमा कराए। जब भी ड्यू होगा तब, ऐसा नहीं कि अभी अभी सपोज कि मेरा एफडी है 6 महीने बाद ड्यू होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि एफडी को तोड़ो, अभी बैंक पे नोटिस सर्व हो जाएगा कि जब भी एफडी ड्यू होगा तो पैसा फारूक सर को ना दे करके डिपार्टमेंट में जमा कराने का है, गवर्नमेंट को पे करो। तो देखो, द प्रॉपर ऑफिसर मे बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी अदर पर्सन, तो अदर पर्सन में कोई भी आ सकता है, बैंक वगैरह, जो जो जहां से भी मेरे को पैसा निकालने का है, जहां से भी मेरे को पैसा आने का है, उन सब के ऊपर नोटिस सर्व की जा सकती है। द प्रॉपर ऑफिसर मे बाय नोटिस इन राइटिंग, नोटिस देना पड़ेगा उन सबको, रिक्वायर एनी अदर पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज ड्यू और मे बिकम ड्यू, देखो मैंने कहा ना ड्यू है ऑलरेडी या जो आगे होने वाला है, एफडी जो मैच्योर होने वाला है, टू सच पर्सन और हु होल्ड्स और मे सब्सिक्वेंटली होल्ड मनी, जैसे बैंक में मेरा पैसा जमा है, फॉर और ऑन अकाउंट ऑफ सच पर्सन टू पे टू द गवर्नमेंट ईदर फोर्थविथ, अगर ये लाइबिलिटी अब भी ड्यू है तो नोटिस जाएगा कि अब भी पे करो, अब भी जमा करा दो। अपॉन द मनी बिकमिंग ड्यू, फोर्थविथ, upon the money becoming due or being held or within such time specified in the notice, not being before the money becomes due, ऐसा नहीं कि अभी तोड़ के लाओ, ऐसा नहीं, not before the money becomes due, जब ड्यू होगा तब लाने का। और held, so much of the money, कितना पैसा बुलाया जाएगा, अब देखो कितना पैसा बुलाएंगे, so much of the money as is sufficient to pay the amount due, जितना मेरा टैक्स है उतना वसूल करेंगे। इन ऑफिसर मेरे दुकान के बाहर कब तक अपना टेबल लगा के बैठेगा नोटिस देने के लिए, जब तक के पैसा वसूल ना हो जाए। मेरा ड्यूज है मान लो 20 लाख रुपए, तो बैठ जाएंगे मेरे दुकान के बाहर, स्टूडेंट आए, वहां से खरीदो, यहाँ पैसे जमा करो, चलो 12,000 आ गए, 14,000 आ गए, ऐसे कर करके जमा करते जाएंगे। कहां तक, जब तक कि मेरा टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो पूरी वसूल नहीं हो जाती। जब हो गई तो दुकान बंद करके चले जाएंगे, वो दुकान यानी उसका टेबल उठा के जाएंगे। इमेजिनेशन में ऐसा फिट करो, टेबल लगाएंगे अपनी दुकान के बाहर और जितने अपने डेटर्स है और जहां जहां से भी हमको पैसा आना है सबसे वसूली करेगा, नोटिस देगा, वसूली करेगा। तो ऐसा है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सच पर्सन और द होल ऑफ द मनी व्हेन इट इज इक्वल टू और लेस देन दैट अमाउंट। यानी एक स्टूडेंट आए, 14,000 रुपए उसकी फीस बन रही है, तो वो फट से नोटिस देगा उसको, ये नोटिस लो, पकड़ो, फिर अंदर जाओ, खरीदो प्रोडक्ट, खरीदो, फिर यहाँ आके 14,000 जमा करा दो, क्योंकि अभी तो बैलेंस बहुत है फारूक सर का रिकवर करने का। फिर एक स्टूडेंट आया, उससे 14,000 रिकवर कर लिया, ऐसे करते करते जब तक 2 लाख नहीं हो जाते करते रहेंगे। फिर देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सुन लो अच्छे से। एवरी पर्सन टू हुम द नोटिस इज इशूड अंडर सब क्लॉज 1 शैल बी बाउंड टू कंप्लाई विद सच नोटिस, आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा। अब ज्यादा होशियारी मत दिखाना उधर कि नहीं नहीं हम तो फारूक सर के लॉयल स्टूडेंट है, हम आपको इग्नोर करके उनको अंदर पैसे दे के आएंगे, ऐसा मत करना। देखो मेरे को तो देना ही है, आप दे दो मैं दूं, एक ही बात है। सो यू विल स्टिल बी लॉयल टू मी, डोंट वरी, पैसा दे देना। अगर नहीं दोगे ना तो क्या होगा कि मान लो आपको नोटिस दिया ऑफिसर ने और आप अंदर गए, सामान खरीद लिया, यू बिकम माई डेटर एंड देन यू डोंट पे द अमाउंट टू द गाई सिटिंग देयर बट यू पे द अमाउंट टू मी, मैं तो पैसे ले लूंगा। लेकिन जैसा बाहर निकलोगे तो ऑफिसर आपकी गर्दन दबाएगा और कहेगा नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिपॉजिट दैट 14,000 आउट ऑफ योर पॉकेट, तो आपको बेकार का नुकसान हो जाएगा। इससे ऐसा मत करना, जमा करा देना, बिकॉज यू आर बाउंड टू कंप्लाई विद द नोटिस, यू आर बाउंड टू कंप्लाई विद सच नोटिस। और आगे क्या लिखा मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये पोस्ट ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन सबको अगर नोटिस गया है तो उसमें क्या है कि बैंक में क्या होता है, जैसे एफडी है तो एफडी में साइन करके उसको फिर डिपॉजिट करना पड़ता है ना, तब वो क्लियरेंस होता है उसका एफडी को तोड़ते वक्त, या यानी मैच्योरिटी पे। फिर पोस्ट ऑफिस में मैच्योरिटी को साइन करना पड़ता है, साइन करेंगे तो मैच्योरिटी होगी, फिर वो अपने को पैसा देगा। तो अगर ये सिग्नेचर्स वगैरह रिक्वायर्ड है पैसा निकालने के लिए, और यहां तो मैं सिग्नेचर नहीं कर रहा ना, यहां तो ऑफिसर ने नोटिस दिया है बैंक को,
अब मेरे सिग्नेचर के बिना क्या बैंक पैसा डिपार्टमेंट को दे देगा? तो लिखा है यस। तो यहां लिखा है आगे कि दे आर डीम्ड टू बी साइंड इफ एनी रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, दे आर डीम्ड टू बी साइंड। तो देखो उसमें लिखा है एंड इन पर्टिकुलर where any such notice is issued to post office, banking company or insurer, it shall not be necessary to produce any passbook, कोई पासबुक की जरूरत नहीं है, और डिपॉजिट रिसीट इफ डिलाउ, तो कोई जरूरत नहीं है, और पॉलिसी और एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द एंट्री, एंडोर्समेंट और लाइक बीइंग मेड बिफोर पेमेंट इज मेड, कोई जरूरत नहीं है। इट इज डीम्ड टू बी साइंड नॉटविथस्टैंडिंग एनी रूल, प्रैक्टिस और रिक्वायरमेंट टू द कॉन्ट्ररी। बैंकिंग लॉज में तो मेंशन है ऐसा करो, लेकिन यहां बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, पैसा लाओ। एंड इन केस ए पर्सन टू हुम नोटिस अंडर 1 हैज बीन इशूड फेल्स टू मेक द पेमेंट, अब देखो आपको नोटिस आया और आप अगर नहीं दोगे तो क्या होगा आपके साथ? इन पर्सन्स देयरऑफ टू द गवर्नमेंट ही शैल बी डीम्ड, ही यानी आप, शैल बी डीम्ड टू बी डिफॉल्टर in respect of the amount specified in the notice and all the consequences of this act and rules will apply। यानी अब आप लाइबल हो जाओगे तो गवर्नमेंट आपसे फिर रिकवर करेगा वो अमाउंट, इसलिए पहले ही दे देना, नोटिस मिलाना तो दे देना पैसे। Then the officer issuing notice under 1 may at any time amend or revoke such notice or extend the time for making payment। उसको अमेंड भी कर सकते हैं, जैसे कि बाकी लोगों से पैसे आ गए तो आपका नोटिस फिर अमेंड कर देंगे, कह रहे भी पैसा इतना बाकी नहीं है, कम दो, चलेगा। ये रिवोक भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नोटिस दे दिया, 4-5 लोगों से पैसे आ गए, जमा हो गए पैसे, तो बाकी लोगों के नोटिस रिवोक हो जाएंगे, कैसे ठीक है हमारे पैसे वसूल हो गए, अब आप लोग मत दो, रिवोक भी कर सकते हैं, या टाइम एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। Then any person making any payment in compliance with the notice issued under subclause shall be deemed to have made the payment under the authority of the person in default। ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैं और आप स्टूडेंट, मैं टीचर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपने पैसे मेरे को ना दे के डिपार्टमेंट को दे दिए, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर केस डालूंगा लॉ में और पैसे वसूल कर सकता हूं कि तुम्हारा लाइबिलिटी सीज हो जाएगा? अगर तुमने डिपार्टमेंट को पैसे दिए तो जो तुम्हारी लाइबिलिटी मेरे तरफ थी क्या वो सीज हो जाएगी, यानी फिनिश हो जाएगी, कि यू विल स्टिल बिकम रिमेन लायबल टू मी? नहीं ना, ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगी। तो वही लिखा है, योर लाइबिलिटी टू मी कम्स टू एन एंड इफ यू मेक द पेमेंट टू द डिपार्टमेंट। सिंपल पॉइंट है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। It will be considered as discharge of liability, बस इतना अंडरलाइन कर लो, देखो discharge of liability, सेकेंड लास्ट लाइन में तुमने जो गवर्नमेंट को पेमेंट किया, that will discharge your liability towards me। Then any person discharging any liability to the person in default after service to him of the notice under clause 1 shall be personally liable to the government। देखो अगर तुमने गवर्नमेंट को पैसा ना देकर के मेरे को दे दिया तो तुम पर्सनली लायबल हो जाओगे गवर्नमेंट को पैसे देने के लिए इसलिए मैंने कहा ना कि नोटिस को वायलेट मत करना, पैसे दे देना गवर्नमेंट को। Then where a person on whom the notice is served under 1 proves to the satisfaction of the officer issuing the notice that the money demanded or any part thereof was not due to the person in default। अब देखो तुम मेरे यहां आए दुकान में खरीदने के लिए, लेकिन तुमने खरीदा प्रोडक्ट, 14,000 का एक डीवीडी खरीदा, तो गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऊपर नोटिस सर्व कर दिया, फट से वहां टेबल लगा के बैठा ही है, उसे जैसे ही देखा तुमने वहां से खरीदा है, उसने फट से नोटिस चिपकाया तुम्हारे ऊपर, 14,000 रुपए जमा करो, 2 दिन का टाइम भी दिया, 2 दिन के अंदर जमा करो। लेकिन क्या हुआ कि तुमने कोई रीजन से वो प्रोडक्ट वापस कर दिया, यू रिटर्न द प्रोडक्ट टू मी। आपने डीवीडी परचेज किया लेकिन वापस कर दिया, क्यों मालूम है? क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम दिए थे और फेल हुए थे उसका रिवैल्यूएशन में डाला हुआ था, तो यहां से मेरा डीवीडी खरीद के ले गए और अगले ही दिन वहां से रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया और तुम पास हो गए हो अब पास हो गए हो तो प्रोडक्ट का ही खोलोगे, तो फट से तुम अगले दिन मेरे पास आए हो क्या कि सर ये वापस ले लो, हमारा रिजल्ट आ गया है, हम पास हो गए, मिठाई का डब्बा भी लेके आए। मैंने कहा चल ठीक है ला, तो मैंने प्रोडक्ट वापस ले लिया। सो नाउ यू आर नॉट लायबल टू पे मी,
तो अब तुम लायबल नहीं हो, तो क्या तुम ये पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे? नहीं ना। तो फिर देखो तुमको क्या करना है, यू हैव टू गो एंड प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑफिसर, ऑफिसर को जाके सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हमने प्रोडक्ट फारूक सर का वापस कर दिया है, वी आर नो मोर लायबल टू पे हिम एंड हेंस वी विल नॉट डिपॉजिट द मनी टू यू। तो उसमें लिखा देखो, दैट द मनी डिमांडेड और एनी पार्ट thereof was not due to the person in default or that he did not hold any money। या जैसे अगर गवर्नमेंट को पता चला है कि मेरे पैसे आपके पास, गवर्नमेंट ने आपको नोटिस दिया, आप जाके एक्सप्लेन करो भैया हमारे पास फारूक सर के कोई पैसे नहीं है, हमको कोई पैसे उनको नहीं देने के, प्रूव इट। इन डिफॉल्ट at the time the notice was served on him, nor is the money demanded or any part thereof likely to become due to the said person or be held on account of such person, nothing contained in this section shall be deemed to require the person on whom the notice has been served to pay to the government। यानी फिर आपको गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, if you prove that you are not liable to pay me। सिंपल पॉइंट। तो ये एक तरीका हुआ, डेटर्स बैंक्स वगैरह से रिकवर करने का तरीका हो गया। तो पहला पॉइंट क्या था कि कोई रिफंड ड्यू है तो उससे रिकवर कर लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या था कि हमारे गुड्स अगर उनके पास है कस्टडी में, हा? तो उसको बेच करके रिकवर कर लेंगे। तीसरा पॉइंट था कि हमारे डेटर्स बैंक्स जहां से भी हमारे जहां जहां भी हमारा पैसा रखा हुआ है या जहां से अपने को पैसा मिलने वाला है वहां से रिकवरी। अब आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The proper officer may, in accordance with the rules to be made in this behalf, distrain any movable or immovable property। डिस्ट्रेन यानी सीज का ही एक नाम है डिस्ट्रेन करके लेके जाएंगे, यानी कि हमारे पास घर पे छापा मार, घर पे नहीं दुकान पे छापा मारेंगे, जो भी प्रॉपर्टी वहां मिली उसको सीज करेंगे और बेचेंगे और बेच करके पैसा वसूल करेंगे। मूवेबल भी और इमूवेबल भी, दुकान भी आपकी बिक सकती है और गुड्स भी बिक सकता है। बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सच पर्सन एंड डिटेन द सेम अंटिल द अमाउंट पेएबल इज पेड। तो पहले क्या करेंगे, तो डिटेन करेंगे, डिस्ट्रेन यानी छीन के ले जाएंगे, फिर उनके पास रखेंगे, फिर आपको एक नोटिस देंगे। बेचने के पहले एक नोटिस दिया जाता है कि देखो आपको हम इतना वक्त देते हैं, मान लो 1 महीने का वक्त देते हैं, इसमें आप पैसा जमा करा दो, नहीं करोगे तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय कि आपके प्रॉपर्टी को बेचने का। तो यू विल गेट टाइम, अब इस टाइम में तुम पैसा जमा करा दो, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा। मूवेबल इमूवेबल को बेचेंगे और टैक्स वसूल करेंगे, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह सब मिला के, और उसके ऊपर अगर कुछ पैसा बचा तो वो तुमको वापस कर देंगे। एनी सरप्लस विल बी रिटर्न टू दी पर्सन। बहुत सिंपल है। तो देखो, एंड इन केस एनी पार्ट ऑफ द सेड अमाउंट पेएबल और द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रेस भी तुमसे रिकवर करेंगे, यानी ये प्रॉपर्टी को उठा के ले जाने का जो कॉस्ट है वो भी तुमसे रिकवर होगा। जैसे वो होता है ना, हमारा 4 व्हीलर हमने रॉन्ग पार्किंग में खड़ा कर दिया तो टो करके ले जाते हैं, अब टो करके ले गए फिर अपन बूथ में जाते हैं तो पैसे कितने भरने पड़ते हैं, एक तो फाइन फॉर रॉन्ग पार्किंग और दूसरा टोइंग चार्जेस, दोनों भरने पड़ते हैं। तो ये टोइंग चार्जेस है याद रखने के लिए। तो डिस्ट्रेस यानी गवर्नमेंट उठा के ले गया, तो उठा के ले जाने का जो कॉस्ट है वो भी तो रिकवर करेंगे ना। सो डिस्ट्रेस और कीपिंग द प्रॉपर्टी remains unpaid for a period of 30 days next after such distress। देखो 30 दिन का टाइम देंगे तुमको पैसा भरने का, लेकिन अगर रिमेन हो गया, remains unpaid, तो क्या होगा, may cause the said property to be sold and with the proceeds of such sale may satisfy the amount payable and the costs including cost of sale, सेल का जो कॉस्ट है वो भी रिकवर करेंगे। remaining unpaid and shall render the surplus amount if any to such person। सिंपल, अगर सरप्लस है तो उसको वापस कर देंगे। फिर अगला तरीका देखते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर में प्रिपेयर अ सर्टिफिकेट साइंड बाय हिम स्पेसिफाइंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम सच पर्सन एंड सेंड इट टू कलेक्टर। अगला मेथड है कि कलेक्टर को सर्टिफिकेट बना के देंगे और कलेक्टर हमसे आके रिकवर करेगा एज इफ इट इज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मानकर कलेक्शन होगा।
तो कलेक्टर जो होता है ना, हमारे सिटी का जो कलेक्टर होता है, उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप जाके इस आदमी से वसूल करो एज इफ इट इज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड देन पे इट टू दी डिपार्टमेंट। तो वो एक तरीका है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना। अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को अंडरलाइन करो। और ई में लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द प्रॉपर ऑफिसर में फाइल एन एप्लीकेशन टू अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड to recover from such person the amount specified thereunder as if it were a fine imposed by him। तो मैजिस्ट्रेट को फाइन लगाने का पावर है और रिकवरी करने का भी पावर रहता है। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट को केस भेज देगा, फिर मैजिस्ट्रेट उसको रिकवर करेगा एज इफ इट इज फाइन इम्पोज बाय द मैजिस्ट्रेट। तो इतने सारे तरीके हैं रिकवर करने के। फिर सबसेक्शन 2 में लिखा है कि where the terms of any bond or other instrument executed, अगर हमने बॉन्ड वगैरह फाइल करके रखा है या कोई इंस्ट्रूमेंट फाइल करके रखा है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वगैरह जैसे रहते हैं, अंडर दिस एक्ट और द रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयरअंडर प्रोवाइड दैट एनी अमाउंट ड्यू अंडर सच इंस्ट्रूमेंट मे बी रिकवर्ड इन द मैनर लेड डाउन इन सबसेक्शन 1। The amount may without prejudice to other modes of recovery be recovered in accordance with provisions of that subsection। यानी बॉन्ड को एक्सरसाइज करके भी रिकवर कर सकते हैं। जैसे एक्सपोर्ट वगैरह में रहता है ना, बॉन्ड फाइल करो, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, तो अगर फिर अपने रिकवरी अगर आती है, हम एक्सपोर्ट नहीं किए तो रिकवरी आती है, तो बॉन्ड को एक्सरसाइज करके रिकवरी की जा सकती है। और ये जो ऊपर में मेथड्स देखिए हमने सब सेक्शन 1 में, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये भी रहेंगे प्लस जो बॉन्ड है वो भी रहेगा। Then where any amount of tax, interest or penalties payable by person to the government under any provisions of this act or the rules made thereunder and which remains unpaid, the officer of state tax or union territory tax during the course of recovery of the said tax arrears may recover the amount of this from the said person for arrears of this also। इन स्टेट वाले जो ऑफिसर्स उन्होंने एक्शन ले लिया है, वो अगर नीलामी कर रहे कोई प्रॉपर्टी का, तो उससे वो लोग भी वसूल करेंगे और सेंट्रल टैक्स भी वसूल कर लेंगे। ऐसा है, ऑफिसर्स भाई भाई। तो स्टेट वाले अगर आपके ऊपर लग गए रिकवरी करने के लिए, तो सेंट्रल का भी रिकवर कर लेंगे। और उल्टा वहां पे भी लिखा है, स्टेट लॉस पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है कि अगर सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स ने रिकवरी चालू कर दी है, सो दे विल ऑल्सो रिकवर दी स्टेट टैक्स arrears या union territory arrears। And where the amount recovered under subsection 3 is less than the amount due to the government and the state government, the amount to be credited to the account of the respective government shall be in proportion to the amounts due to each such government। अब मान लो कि आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, पूरा पैसा वसूलित नहीं हुआ, तो स्टेट का ड्यूज था 90,000 रुपए और सेंट्रल का ड्यूज था 2 लाख रुपए, मान के चलो, वैसे तो इक्वल रहता है लेकिन मान के चलो कैसा था। एंड रिकवरी, सब कुछ बेच बाच के रिकवरी हुई 1,50,000, तो दोनों फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, तो ये लोग क्या करेंगे, 1,50,000 को इसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, 9:2 के प्रोपोर्शन में, सॉरी 9:20 के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। 1,50,000 को 9:20 के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है भैया, आप कर सकते हो। यानी ये जो उनका ड्यूज था ना, उस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, सिंपल है ना, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस लिख दो 9:20। And at the last there is an explanation which says that for the purpose of this section, the word person shall include distinct persons as referred to in subsection 4 or 5 of section 25. Means FHC Nagpur office and FHC Delhi office will be considered as persons. So FHC Nagpur is a different person, FHC Delhi is a different person. फिर ये सब जो देखा हमने अलग अलग तरीके रिकवरी के, इसके पीछे रूल्स भी दिए हुए हैं।
अलग अलग तरीके के लिए क्या क्या रूल्स है वो अपन देखते हैं, उसमें फॉर्म, नोटिस देने का फॉर्म क्या रहेगा, ये सब अपन देखते हैं। तो देखो 143 में दिया है रिकवरी बाय डिडक्शन, पहला पॉइंट डिडक्शन था, तो उसके अंदर फॉर्म है DRC 9। DRC 9 इज द फॉर्म नंबर, तो ये डिडक्शन का फॉर्म है। तो उसमें लिखा है देखो, वेयर एनी अमाउंट पेएबल बाय अ पर्सन to the government under any provisions of this act or the rules made thereunder is not paid, the officer may require in form GST DRC 9 a specified officer to deduct the amount from any money owing to such defaulter। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। देन 144 रिकवरी बाय डिडक्शन फ्रॉम एनी मनी ओड, दूसरा पॉइंट, डिडक्शन में जो पैसा आना है, तो वो देखो, that where any amount payable by a person to the government under the provisions of the act remains unpaid, the officer may require in form DRC 9, इसका भी DRC 9 है, a specified officer to deduct the amount from any money owing to such defaulter in accordance with provisions of 79। फिर 145 में है रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन, आपसे जो रिकवरी होती है, तो उसमें लिखो DRC 13 फॉर्म है, तो जो नोटिस आपको देता है ना, वो हमने देखा कि नोटिस आपको देगा, टेबल लगा के बैठेगा मेरी दुकान के बाहर और आपको नोटिस देगा, तो वो DRC 13 में नोटिस इशू होगा, डायरेक्टिंग द डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, DRC 13। अब ये फॉर्म नंबर देखो, आपको याद रखना होगा तो ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक है। एंड वेयर द थर्ड पर्सन मेक्स द पेमेंट, आप पेमेंट जब करोगे उनको 14,000 रुपये जमा करा दूंगे वहां, तो क्या होगा, द ऑफिसर शैल इशू अ सर्टिफिकेट इन DRC 14 टू द थर्ड पर्सन क्लियरली इंडिकेटिंग द डिटेल्स ऑफ द लायबिलिटी सो डिस्चार्ज। इन्हें रिसीट है, ये रिसीट आपको मिल जाएगा कि आपने मेरे बिहाफ में 14,000 रुपये जमा करा दिए हैं। देन रिकवरी टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, where any payment amount payable to the defaulter in the execution of a decree of a civil court for the payment of money or for sale in the enforcement of a mortgage or charge, the proper officer shall send a request in DRC 15 to the said court, and the court shall, subject to provisions of the civil procedure, execute the attached decree, the credit and credit the net proceeds for settlement of the amount recoverable। ये बेचने का, प्रॉपर्टी बेचने का जो पैसा है, डिक्री अगर इशू हो गई है तो डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा। डिक्री यानी कि रिकवरी ऑर्डर, डिक्री का मतलब है रिकवरी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो डिक्री एग्जीक्यूट करके वहां से पैसा निकालेंगे। दिस इज बाय फाइलिंग अ सिविल सूट, सिविल सूट फाइल करके डिक्री आता है, डिक्री को एग्जीक्यूट करेंगे, पैसा रिकवर करेंगे। देन रिकवरी बाय सेल ऑफ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो अटैचमेंट जो डिस्ट्रेन ऑर्डर है वो इसमें आएगा। तो देखो ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ लिस्ट, ये बहुत लंबा है अभी, इसको अच्छे से देखो। लिस्ट पहले बनेगा ऑफ योर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर, कहाँ कहाँ, जैसे वो तुम्हारा था ना दाऊद इब्राहिम, उसके प्रॉपर्टी का लिस्ट पूरा बना है, बॉम्बे पुलिस के पास है पूरा लिस्ट है डिफॉल्टिंग उसके प्रॉपर्टीज का, और जिसको वो अलग अलग टाइम पे नीलाम करते रहते हैं, ऑक्शन करते हैं। तो आपका भी ऐसा लिस्ट बनेगा ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। एस्टिमेट देयर वैल्यू, वैल्यू निकालेंगे एज पर द प्रिवेलेंट मार्केट प्राइसेस, एंड इशू एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और डिस्ट्रेन and a notice for sale in form GST DRC 16, prohibiting any transaction with regard to such movable and immovable property as may be required for the recovery of the amount। आपको रोक दिया जाएगा, स्टे आपके ऊपर लगा देंगे कि आप इसको बेच नहीं सकते, तो वो इशू कर देंगे DRC 16 के अंदर डिस्ट्रेन्ड ऑर्डर। और एक वो चिपका भी देते हैं आपके दरवाजे पे, सपोज कि आपका घर पे डिस्ट्रेन ऑर्डर आ गया तो एक वो नोटिस चिपका देंगे कि इसके ऊपर डिस्ट्रेंट इशू हो गया है और कोई भी इसको परचेज ना करे। देन प्रोवाइडेड दैट द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन अ डेट नॉट सिक्योर्ड बाय अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अ शेयर इन अ कॉर्पोरेशन
जो शेयर्स होते हैं, और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ डिफॉल्टर except for property deposited in or in the custody of the court shall be attached in the manner provided in rule 151. क्या कहते हैं कि जो आपके कस्टडी में है, जो प्रॉपर्टी अपने कस्टडी में है, जैसे लैपटॉप मेरी कस्टडी में है, ये पेन मेरी कस्टडी में है, इनके ऊपर तो आके वो ऑर्डर सर्व कर देगा, ये सारी जो प्रॉपर्टी आपके कस्टडी में है उसको आप बाहर निकल जाओ, ये सब हम ले लेंगे। अब जो चीज मेरे पास नहीं है आज, तो उसका क्या, तो वो यहां दिया है, देखो फिर से पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन अ डेट नॉट सिक्योर्ड बाय अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्टी इन अ डेट, इसमें लोन वगैरह है, देन शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेशन, जो शेयर्स है हमारे पास, क्योंकि डीमैट में रहते तो उस पर डिस्ट्रेन कैसे करेंगे, तो शेयर्स है, और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन, नॉट इन पोजेशन, जो हमारे पोजीशन में नहीं है, एक्सेप्ट फॉर प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड इन और इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट में है तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर दूसरे लोगों के पास है तो फिर उसका जो अटैचमेंट है वो 151 के हिसाब से होगा। तो अपन आगे पढ़ेंगे 151। जैसे मेरे कुछ एसेट्स है जो मैंने किराए पे लोगों को दे के रखे, तो वो मेरे पोजीशन में नहीं है ना, वो किराए के अंदर दूसरे लोगों के पास है, अदर पीपल ऑफ पोजीशन, तो उनसे कैसे अटैच करना, तो वो 151 में दिया है, ठीक है। Then proper officer shall send a copy of the order of attachment or distraint to the concerned revenue authority or transport authority, revenue authority and जैसे के रजिस्ट्री, जैसे प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है ना रेवेन्यू अथॉरिटी के पास, तो उनको एक नोटिस दे दिया जाएगा। फिर अगर मेरे पास व्हीकल्स वगैरह है तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीओ को नोटिस जाएगा कि हमने ये कार, फारूका की कार डिस्ट्रेन कर ली है, or such authority to place encumbrance on the said movable or immovable property, encumbrance एक चार्ज लगा देंगे, उसके ऊपर रोक लगा देंगे, नहीं तो मैं दूसरे को बेच दूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए उस पर चार्ज लगाया जाएगा, एनकम्ब्रेंस क्रिएट किया जाएगा। एनकम्ब्रेंस मीन्स अ चार्ज which shall be removed only on the written instructions from the proper officer to that effect। यानी बाद में अगर मैं पैसे जमा करा दूं तो वो चार्जेस को खत्म करना पड़ेगा ना, तो वो चार्जेस को खत्म करने का भी नोटिस आएगा, वो उन सबको देंगे तो तब वो चार्ज खत्म होगा। Then where the property subject to attachment or distraint under 1A is immovable property, the order of attachment or distraint shall be affixed on the said property। मैंने कहा ना वो चिपकाएंगे आपके प्रॉपर्टी पे, आके दरवाजे पे चिपका के जाएंगे, एक पूरा नोटिस चिपकाते हैं कि ये प्रॉपर्टी अटैच हो गई है बाय द CBEC department and shall remain affixed till the confirmation of sale। जब तक सेल नहीं हो जाता तब तक उसको चिपका के रखेंगे। देन अ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का है तो क्या, तो ऑफिसर शैल सीज द सेड प्रॉपर्टी, उसको उठा के लेके जाएंगे, मूवेबल को उठा के लेके जाएंगे ना, ये लैपटॉप है तो उठा के लेके जाएंगे, टीवी को निकाल के लेके जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी को उठा के नहीं जा सकते ना, तो उस पर चिपका के जाएंगे। So उठा के लेके जाना है with the provisions of chapter 14 of the act, and the custody of the said property shall either be taken by the officer himself or an officer authorized by him। Then the property attached or distrained shall be sold through auction including e-auction। e-auction आजकल आता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन वो भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से आप लोग बिड्स डालेंगे। For which a notice shall be issued in form DRC 17 clearly indicating the property to be sold and the purpose of sale। Then notwithstanding anything contained in the provisions of the chapter where the property to be sold is a negotiable instrument or a share of a corporation, company का shares है या negotiable instruments है, the officer may instead of selling it by public auction sell such instrument or share through a broker, and the said broker shall deposit to the government so much of the proceeds of such sale reduced by his commission as may be required for discharge of the amount under recovery and pay the remaining amount to the owner obviously। तो उसको ब्रोकर के थ्रू बेचेंगे इंस्टेड ऑफ ऑक्शन। शेयर्स को ऑक्शन कैसे करेंगे, ऑक्शन नहीं हो सकता ना, ब्रोकर के थ्रू मार्केट पे बेचना पड़ेगा ना, शेयर मार्केट के ऊपर।
Then the proper officer may specify the amount of pre-bid deposit. अगर ऑक्शन करना है तो प्री बिड डिपॉजिट कितना रखना है वो भी अनाउंस करेगा. To be furnished in the manner specified by such officer to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders or forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount as the case may be. तो जितने भी बिडिंग में लोग आएंगे उन सबसे पहले एक प्री डिपॉजिट ले लेंगे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहते हैं उसको, वो सबसे ले लेंगे, और जो अनसक्सेसफुल बिडर्स है उनको वापस कर देंगे, और जो सक्सेसफुल बिडर है उसका एडजस्ट कर देंगे फाइनल पेमेंट में. लेकिन अगर वो फाइनल पेमेंट करने आए ही नहीं तो उसका डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया जाएगा. ऑल सिंपल टेक्निकल पॉइंट्स. Then the last day of submission of bid or the date of auction shall not be earlier than 15 days from the date of issue of notice referred to under sub rule 4. नोटिस के बाद 15 दिन का टाइम मिनिमम देना है, उसके बाद ये बिड या ऑक्शन जो भी है वो होगा. 15 डेज का गैप होना चाहिए. And provided that where the goods are of perishable or hazardous nature or where the expense of keeping them in custody are likely to exceed their value, the proper officer may sell them forthwith. पेरिशेबल है तो उसको क्या 15 दिन रखेंगे? केक शॉप में रेड मार दिया, 50 केक उठा के लेके आ गए डिपार्टमेंट तो उसको ऑक्शन करना है तो क्या 15 दिन रुकेंगे? 15 दिन के बाद केक क्या होगा? बिस्किट बन जाएगा सूख के. तो नहीं, उसको अभी बेचो, इमीडिएट बेच देने का, तो उसमें 15 दिन रुकने की जरूरत नहीं है. Then where any claim is preferred or any objection is raised with regard to attachment or restraint of the property on the ground that such property is not liable to such attachment or restraint, 104 गलती से आया है, और restraint लाइबल ही नहीं है ये, क्यों? कोई भी रीजन हो सकता है. The proper officer shall investigate the claim or objection and may postpone the sale for such time as he may deem fit. जैसे कि असेसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मेरे घर में थी लेकिन मेरी नहीं है. गाड़ी उठा के ले गए, मर्सिडीज है मेरे पास, उठा के ले गए. मैंने कहा भैया ये मेरी नहीं है, ड्राइवर की है, देखो ड्राइवर के नाम पे, मेरी नहीं है, कब से बोल रहा हूं मेरी नहीं है. इसको कैसे बेच सकते हैं आप? वो ड्राइवर की, बेचारा ड्राइवर की गाड़ी बेच दोगे मेरा टैक्स वसूल करने के लिए. समझ में आ रहा है ना? बड़े बड़े लोग ऐसा काम करते हैं रिकवरी से बचने के लिए. अपनी प्रॉपर्टीज खुद के नाम पे नहीं रखते, दूसरों के नाम पे रखते हैं. उसका रीजन ये है. समझ में आ रहा है? ये रीजन है. तो जितने पॉलिटिशियंस वगैरह आप देखोगे ना, खैर दूसरा रीजन करप्शन का इल्जाम ना लगे वो भी होता है. तो पॉलिटिशियंस वगैरह जितने भी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं ये वो सब दूसरों के नाम पे रहते हैं. एक भी प्रॉपर्टी खुद के नाम पे नहीं रहती, ताकि लोग करप्शन का इल्जाम ना लगा सके. लगाएंगे तो मैं कहूंगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, देखो जो भी है वो तो ड्राइवर का है, वो प्यून का है, वो नौकरानी का है, वो कन्या बाई, ये बाई कमला बाई, सबका है. वो था ना, एक आदर्श स्कैम हुआ था बॉम्बे में, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई थी. तो जब पता लगा कि इसमें ओनर कौन है, तो कोई पॉलिटिशियन का दूर का गांव का ड्राइवर, तो वहां पे उसके घर पे नौकर है, तो वो ऐसे ऐसे लोग आदर्श बिल्डिंग में प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे थे. अब बताओ कहां से पैसे आएंगे उनके पास? खैर जाने दो. तो पॉइंट ये है कि हमने ऑब्जेक्शन लिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, आप डिस्ट्रेन नहीं कर सकते. तो ऑफिसर फिर इन्वेस्टिगेट करेगा किसकी है, तो उसके लिए टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है. पोस्टपोन द सेल. Then person making the claim or objection must adduce evidence to show that on the date of the order he had some interest in or was in possession of the property in question under attachment or restraint. तो ऑब्जेक्शन जो लेगा, जैसे मैं भी ऑब्जेक्शन ले सकता हूँ कि भैया मेरी नहीं है, या वो ड्राइवर आके ऑब्जेक्शन लेगा ना, भैया ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, आप कैसे क्या बेच सकते, आई हैव एन इंटरेस्ट. तो ये जो पर्सन है उसको आके प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर.
Then whereupon investigation the officer is satisfied that for reasons stated in the claim of objection such property was not on the said date in the possession of the defaulter or for any other person on his behalf, or that being in possession of the defaulter on the said date it was in his possession not on his own account or as his own property. यानी फारूक के पास जो प्रॉपर्टी थी पोजीशन में तो थी लेकिन वो उसकी नहीं थी, तो ड्राइवर आके प्रूफ करेगा कि फारूक सर का घर नहीं है, मेरा घर है, मैंने किराए पे दिया है फारूक सर को रहने के लिए. या फिर बट ऑन अकाउंट ऑफ और इन ट्रस्ट फॉर एनी अदर पर्सन, मैंने कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास रखी थी इन ट्रस्ट फॉर सम अदर पर्सन. मेरा भाई है जो फॉरेन में रहता है, उसके बच्चे यहाँ इंडिया में पढ़ते हैं, हाँ, तो मेरे भाई ने मेरे पास 10 लाख रुपए जमा करके गया था कि आपके पास रखो और उनके बच्चे यहाँ, उनको जब जब पैसे की जरूरत पड़े तो देते आना इसमें से. सो आई एम होल्डिंग दिस 10 लाख इन ट्रस्ट फॉर माई ब्रदर, इट इज नॉट माई मनी, आई एम होल्डिंग इट इन ट्रस्ट फॉर हिज चिल्ड्रन. तो वो आके प्रूव करेगा, मेरा भाई ऑब्जेक्शन लेगा कि भैया ये पैसे फारूक सर के यहाँ से मिले हैं 10 लाख लेकिन ये उनके नहीं है, ये मेरे हैं, तो भैया प्रूफ करो. तो प्रूफ करेगा कि देखो ये चेक मैंने इशू किया था फारूक सर को 10 लाख का, है ना. कैश दिया था तो प्रूफ नहीं हो सकता, चेक वगैरह से दिया होगा या ऑनलाइन ट्रांसफर किया होगा वहां से फॉरेन से, तो प्रूफ होगा कि 10 लाख उसका है. तो ऐसा है. तो इंटरेस्ट फॉर अदर पर्सन और पार्टली ऑफ हिज ओन अकाउंट एंड पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ सम अदर पर्सन. ये भी हो सकता है कि उसमें से मेरे बैंक में 16 लाख है, 6 लाख मेरे हैं, 10 लाख भाई के. तो वो जो भी प्रूफ करना है वो सब डॉक्यूमेंट से प्रूफ करना पड़ेगा. द प्रॉपर ऑफिसर शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी होली और टू दैट एक्सटेंट एज द थिंग्स फिट फ्रॉम अटैचमेंट और डिस्ट्रेंट. तो उसको फिर रिलीज किया जाएगा. जो जो लोग आके प्रूफ करेंगे, तो ड्राइवर आके प्रूफ करेगा कार मेरी है मर्सिडीज, तो कार डिस्ट्रेंट से हट जाएगी, ड्राइवर को बोलेंगे लो चाबी लेके जाओ. फिर मेरा भाई आके कहेगा कि ये 10 लाख रुपए मेरे थे, प्रूफ करो, कर दिया, चलो 10 लाख लेके जाओ. फिर कमलाबाई आई, कहती है घर तो मेरा है उसके नाम पे था ना घर, तो घर उसको चले जाएगा. ऐसे करते करते फिर एंड में क्या रहेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा. तो ऑफिसर बोलेगा अब आप बैठे इधर, सब सामान तो गया, आप भी जाओ, बेकार है, आप कहाँ बैठ के चाय वाय पी रहे, निकलो. तो समझ में आ रहा ना कि क्या हिडन नॉलेज आपको दे रहा हूं. अब बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं. डोंट होल्ड एनीथिंग इन योर नेम. अच्छा चलो आगे चलते. Where the proper officer is satisfied that the property was on the said date in the possession of the defaulter as his own property. Own property. जो प्रॉपर्टी मेरी साबित हुई कि मेरे पास थी और मेरी है, own property, and not on account of other person, or was in possession of some other person in trust for him. अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पैसे किसी और के पास मिले, मेरे दोस्त है जॉयशीश, उसके पास कुछ पैसे मिले जो मेरे थे, पैसे मेरे थे, मैंने मेरे बच्चों के लिए उसको दिए थे वहां पे, तो फिर वो पैसे यहां लाएंगे क्योंकि मेरे है ना, निकालो. और इन ऑक्यूपेंसी ऑफ अ टेनेंट, मेरी बिल्डिंग है लेकिन किसी और को किराए से दिया है, और अदर पर्सन पेइंग रेंट टू हिम, द प्रॉपर ऑफिसर शैल रिजेक्ट द क्लेम एंड प्रोसीड विद द प्रोसेस ऑफ सेल. यानी ऐसा पता लग गया कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने कमलाबाई को रहने के लिए दी है फ्लैट, ठीक है, जुहू पे, तो वो अटैच हो जाएगा क्योंकि है तो मेरा. या कुछ फ्लैट से मेरे टेनेंट्स को दिए हुए हैं लेकिन ओनरशिप तो मेरी है, तो वो अटैच हो जाएंगे और उसमें सेल होगा. ऐसा है. Then proper officer shall issue a notice to the successful bidder in form GST DRC 11 requiring him to make the payment within the period of 15 days from the date of such notice, and after the said payment is made he shall issue a certificate in DRC 12 specifying the details of the property, date of transfer, details of the bidder and the amount paid, and upon issuance of such certificate the rights,
title and interest in the property shall be deemed to be transferred to such bidder. यानी आज से बिडर ओनर बन जाएगा. Provided that where the highest bid is made by more than one person and one of them is a co-owner of the property, he shall be deemed to be the successful bidder. यानी फारूक हक के साथ एक पर्सन था मिस्टर मोहित, ये दोनों मिलकर एक प्रॉपर्टी को होल्ड करते थे, जॉइंट ओनर्स थे. फारूक हक का टैक्स ड्यू है तो उसका जो जॉइंट ओनरशिप राइट है वो बिड में जाएगा, तो इसका जो राइट है वो ऑक्शन किया जाएगा. तो उसमें मोहित ने भी बिड डाला और दूसरे लोगों ने भी डाला. तो मोहित ने बिड किया और एक बाहर में एक आदमी है सोहन, इससे भी 50 लाख का बिड डाला, इससे भी 50 लाख का बिड डाला. जॉइंट बिडर्स है, हाईएस्ट बिडर्स जॉइंट. तो प्रॉपर्टी किसको जाएंगी? मोहित को जाएंगी. प्रॉपर्टी विल गो टू मोहित अगर जॉइंट बिडर्स है तो, हाईएस्ट बिड. क्योंकि वो मेरा पार्ट ओनर तो पहले से था ना, को ओनर, तो उसको जाना चाहिए. ही शुड बिकम फुल ओनर रादर देन सोहन अगेन बिकमिंग जॉइंट ओनर विथ मोहित. अच्छा, आप कहेंगे सर अगर ऐसा नहीं है तो, ऐसा नहीं है तो बिडिंग चलते रहेगा, फिर ये जॉइंट पे क्लोज कैसे होगा? देन द बिडिंग विल कंटिन्यू. अगर को ओनर नहीं है तो बिडिंग कंटिन्यू रहेगा जब तक कि कोई क्लियर कंटेंडर नहीं आता विद द टॉप बिडिंग. Then any amount including stamp duty, tax or fee payable in respect of transfer of the property specified under 12 shall be paid to the government by the person to whom the title in such property is transferred. यानी बिडर. स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो लगते हैं ना प्रॉपर्टी के, वो कौन पे करेगा? बिडर पे करेगा. Then where the defaulter pays the amount under recovery including any expense incurred on the process of recovery before, underline करो, before the issue of the notice under subsection 4, subrule 4, the officer shall cancel the process of auction and release the goods. Simple. अगर वो पे कर देता है तो उसको वापस कर देंगे, लेकिन बिडिंग के पहले करना है. Then officer shall cancel the process and proceed of re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids. वो कैंसिल भी कर सकता है, ऑक्शन को भी कैंसिल कर सकता है. अगर ऐसा पता चला कि बहुत कम लोग आए थे और बहुत कम वैल्यू पे बिड जा रहा है तो उसको कैंसिल कर देगा. देन प्रोहिबिशन अगेंस्ट बिडिंग ऑन परचेज और परचेज बाय ऑफिसर. ये गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है ये बिडिंग कर सकते क्या, पार्टिसिपेट कर सकते क्या, या परचेज नहीं. तो उसमें लिखा है नो ऑफिसर और अदर पर्सन हैविंग एनी ड्यूटी टू परफॉर्म इन कनेक्शन विद एनी सेल under the provisions of this chapter shall either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. वो नहीं कर सकते. Then prohibition against sale on holidays, वो भी एक पॉइंट है कि हॉलीडेज को ऑक्शन नहीं करने का. No sale under the rules shall take place on a Sunday or other general holidays recognized by the government or on any day which has been notified by the government to be holiday for area in which the sale is to take place. Simple है. Then assistance by police, पुलिस assistance देगा अगर officers demand करते हैं तो in the auction process या bidding process. Then attachment of debts and shares. अब ये देखो, ये अपन ने वहां देखा था ना कि अगर दूसरे लोगों के पास है तो उसका अटैचमेंट कैसे करना, तो वो दिया है. A debt not secured by any negotiable instrument, यानी एक डेट है. अब ये डेट का मतलब क्या है कि मेरे को पैसा किसी से लेना है, डेटर, डेटर्स जैसे आपसे मेरे को पैसा लेना है, लेकिन आपका कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जैसे आपने एक प्रॉमिसरी नोट बना के दिया है तो प्रॉमिसरी नोट को ऑक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरे को आपसे पैसा लेना है, बस इतना ही है कि पैसा लेना है, कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. आपका कोई चेक मेरे पास नहीं है, कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, तो ऑक्शन किसको करेंगे, है ना. तो उस चीज को अटैच कैसे करेंगे, रिकवरीज को अटैच कैसे करेंगे, डेटर्स को अटैच कैसे करेंगे, तो देखो आप. सो डेट नॉट सिक्योर्ड बाय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नंबर 2 शेयर्स. तो पहला डेट्स, दूसरा शेयर्स या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ डिफॉल्टर.
यानी मेरी कार है, आपको दे के रखा है। आपकी शादी थी, आप मेरे दोस्त, शादी है 10 दिन के लिए, आप मेरे से कार लेकर गए, तो मेरे पोजीशन में नहीं है अभी फिलहाल, अब देखो क्या होगा। एक्सेप्ट फॉर प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड इन और इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट, कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑलरेडी है तो वो अलग बात, हम उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे। शैल बी अटैच्ड बाय अ रिटन ऑर्डर इन फॉर्म DRC 16 prohibiting in case of a debt the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereof until the receipt of further order from the proper officer। तो ये DRC 16 में मेरे को नोटिस आएगा, आपको भी आएगा। मेरे को क्या नोटिस आएगा कि स्टूडेंट से पैसा वसूल मत करना, और आपको क्या नोटिस आएगा, फारूक सर को पैसा मत देना अंटिल फर्दर डायरेक्शन, ये नोटिस आएगा। अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी डोंट गो फर्दर, स्टे ऑर्डर की तरह रहता है। तो डेटर यानी मेरे स्टूडेंट में नोटिस आएगा फारूक सर को पैसा मत देना, और मेरे पे भी नोटिस आएगा स्टूडेंट से रिकवर मत करना। नंबर 2, अब ये गलत हो गया, BCD की जगह ABC कर दो, या शायद आपके बुक में सही हो। नंबर 2, in case of a share, the person in whose name the share may be standing from transferring the same or receiving any dividend thereon। नोटिस आएगा शेयर बेचने का नहीं या डिविडेंड लेने का नहीं। Then in case of any other movable property, the person in possession of the same from giving it to the defaulter, from giving it to the defaulter यानी from returning it to defaulter। तो तुम शादी पे मेरी कार लेके गए थे, 10 दिन की शादी है तुम्हारी गोवा में, तो मेरे से कार लेकर गए, अभी 3 दिन हो गए हैं, चौथे दिन तुम्हारे ऊपर एक नोटिस आएगा। क्या नोटिस आएगा, डोंट रिटर्न द कार टू फारूक हक। तो मस्त ऐश हो जाएंगी तुम्हारी, डोंट रिटर्न द कार। तो वैसे 10 दिन में वापस करना था, अब आ गया कि डोंट रिटर्न। फिर ऑफिसर कहेगा डोंट रिटर्न का मतलब कि ऑफिसर आके बाद में ले जाएगा तुमसे, ऐसा। तो डोंट रिटर्न द कार टू द डिफॉल्टर, डोंट रिटर्न इट टू फारूक हक, डोंट गिव बैक द पोजीशन, ऐसा। Then copy of such order shall be affixed on some conspicuous part of the office of the proper officer। Conspicuous यानी जो दिखे, जहाँ दिखाई दे। And another copy shall be sent in the case of debt to the debtor and in the case of shares to the registered address of the corporation, यानी कंपनी को नोटिस जाएगा कि डिविडेंड मत दो इसको। And in the case of other movable property to the person in possession of the same, यानी आपको जो मेरी कार लेकर गए थे। तो जो मेरी कार लेकर गया स्टूडेंट, उसको नोटिस देंगे, कंपनी को नोटिस देंगे कि इसको डिविडेंड मत दो और इसका शेयर ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करना, और डेटर को नोटिस जाएगा कि इसको पैसे मत देना, और इसका एक कॉपी मेरी दुकान में लगाया जाएगा। देन डेटर प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज A of 1 may pay the amount of his debt to the proper officer and such payment shall be deemed as paid to the defaulter। तो स्टूडेंट क्या करेगा फिर कि डिपार्टमेंट में जाके पैसे जमा करा देगा। और आखिरी में लिखा है कि अगर कोर्ट के पास पड़ी हुई है प्रॉपर्टी, कोई अटैचमेंट में पहले कोई कोर्ट के पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो उसको कैसे अटैच करेंगे। तो देखो, where the property is to be attached is in the custody of the court or public officer, the proper officer यानी कि अपना GST officer shall send the order of attachment to such court or officer requesting that such property and any interest or dividend becoming payable thereon may be held till the recovery of the amount payable under this act। तो कोर्ट पे यहां से जाएगा एक लेटर कि आप इसको वापस मत देना जब तक कि हमारा टैक्स वसूल नहीं हो जाता। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप। मैं पार्टनर हूं एक पार्टनरशिप फर्म में जहां से मेरे को 30% प्रॉफिट शेयर मिलता है। तो देखो वो मेरा जो प्रॉफिट शेयर है, जो मेरा पार्टनरशिप राइट्स है, वो कैसे अटैच होगा। बहुत सारे रूल्स, इंटरेस्टिंग है। तो देखो मेरे पार्टनर्स कौन है, आप लोग जानते हैं क्या, नहीं जानते। ओह, हमारा एक फर्म है,
BKFP फर्म है, फिल्म प्रोडक्शन करते हैं हम। बिपाशा, कैटरीना, फारूक एंड प्रियंका, 4 लोगों का हमारा फर्म है। दीपिका भी थी, अभी वो रिटायर हुई कुछ समय पहले। तो हम 4 लोग अभी बचे हुए हैं। अब देखो क्या होगा, तो इसमें मेरा भी राइट है। फारूक इज वन ऑफ द पार्टनर्स। नाउ सी व्हाट हैपेंस। Where the property to be attached consists of an interest of the defaulter being a partner in the partnership property. तो पार्टनरशिप फर्म के जितने एसेट्स है उसमें मेरा भी राइट है ना। कितना राइट है? 50%। बाकी सब मिला के 50 है और मेरा 50% राइट। अब देखो, the officer may make an order charging the share, मेरा जो शेयर है उस पे चार्ज लगाया जाएगा। चार्जिंग the share of such partner in the partnership property and the profits with payment of the amount due under the certificate. तो जितना अमाउंट ड्यू है मेरा टैक्स का उतना पेमेंट करो, ऐसा बोला जाएगा। And may by the same or subsequent order appoint a receiver of the share of such partner in the profits, whether already declared or accruing, and of any other money which may become due to him in respect of the partnership. यानी मेरा जो पार्टनरशिप से पैसा आने वाला है प्रॉफिट शेयर, उसके ऊपर चार्ज लगाएंगे और एक रिसीवर अपॉइंट करेंगे कि आप ये पैसा जमा करो अपने पास। फारूक हक का जो प्रॉफिट शेयर आएगा वो आप जमा करो। And direct accounts and inquiries and make an order for the sale of such interest or such other order as the circumstances may require. अगर ऑफिसर को लगता है कि ये प्रॉफिट शेयर से ही अपना टैक्स वसूल हो जाएगा तो प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसा लगेगा कि प्रॉफिट शेयर तो बहुत ही कम है, प्रॉपर्टी बेचकर ही वसूली हो सकती है, तो फिर प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा और मेरा जो शेयर है 50%, उतना पैसा गवर्नमेंट रिकवर करेगा, बाकी पैसा तो बाकी पार्टनर्स का है। Then other partners shall be at liberty at any time to redeem the interest charged or in the case of a sale being directed to purchase the same. बाकी पार्टनर परचेज कर सकते हैं मेरा शेयर, they have the liberty to do so. या तो वो कहेंगे कि यार बेच दो, या फिर वो कहेंगे कि हमको फारूक हक का शेयर बेच दो, वील परचेज हिज शेयर। तो क्योंकि वो मेरे अच्छे दोस्त है तो वो क्या करेंगे कि इसको बिकने नहीं देंगे, वो मेरा शेयर खरीद लेंगे और उतना पैसा जो आएगा वो फिर इधर गवर्नमेंट को चले जाएगा। Then disposal of proceeds of sale of goods and movable or immovable property, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये जो पैसा रिकवर होगा सेल से, सारे प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा जमा होगा वो पैसे का किस किस पे बटेगा, किसको पहला राइट किसको दूसरा राइट, इसका बंटवारा कैसे होगा वो देखो। तो इसमें लिखा है the amount so realized from sale of goods movable or immovable for the recovery of dues from defaulter shall first be appropriated against the administrative cost of the recovery process. ये रिकवरी प्रोसेस का जो कॉस्ट है, पेपर में एक वो छपेगा आर्टिकल, अपने आई मीन टू से एडवर्टीजमेंट ऑक्शन का, उसका खर्चा, फिर जहां पे अपन ऑक्शन करेंगे ऑक्शनियर अपॉइंट होगा उसकी फीस, बाकी जो खर्चे होंगे हॉल का रेंट, तो जितने भी ऑक्शन के खर्चे हैं वो सबसे पहले निकाले जाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रिकवरी प्रोसेस। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द अमाउंट टू बी रिकवर्ड, टैक्स का जो ड्यू है वो रिकवर होगा। नेक्स्ट, बी अपोर्शनड अगेंस्ट एनी अदर अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर, अदर अमाउंट ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर under this act or the IGST act or the UTGST act or any state act and the rules made thereunder, उनकी वसूली होगी। and balance to be paid to the defaulter, फिर अगर कुछ बच गया तो डिफॉल्टर को दे देंगे। then recovery through land revenue authority, लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी में अपन ने देखा था ना वो क्या बोलते हैं उसको, अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू करके जो रिकवर होता है, तो उसमें एक उनको नोटिस भेजा जाएगा कलेक्टर को, तो वो DRC 18 में भेजा जाएगा, सर्टिफिकेट फॉर अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो वो जो छोटा सा है उसमें कोई मतलब नहीं है। देन रिकवरी थ्रू कोर्ट, वो भी देखा था अपन ने, एज फाइन,
फाइन की तरह रिकवर करो, तो उसको DRC 19 में इन्फॉर्म किया जाएगा मजिस्ट्रेट को। देन रिकवरी फ्रॉम श्योरिटी, जो हमारे श्योरिटीज थे यानी गारंटर्स थे कहीं पर, जैसे बैंक गारंटी वगैरह हम देके रखते ना, बॉन्ड वगैरह में बैंक गारंटी, तो उससे रिकवरी होंगी, वो भी सिंपल है। फिर 158 में लिखा है टैक्स एंड अदर अमाउंट्स इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स भी अलाउ किया जा सकता है। हम कहेंगे हम दे रहे हैं पैसा लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, इंस्टॉलमेंट्स तो हम देंगे, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी एक बार पढ़ लेना फाइनेंशियल एबिलिटी को देखते हुए। सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स अलाउ करेगा नॉट एक्सीडिंग 24 मंथ तक अलाउ किया जा सकता है। रिकवरी फ्रॉम कंपनी लिक्विडेशन है तो लिक्विडेटर के थ्रू रिकवरी होगी, वो तो कोई काम का नहीं है। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स, वो भी कोई काम का नहीं है। ये इस पे कोई क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो ऐसी अगर जरूरत पड़ी तो। और फिर सेक्शन 80 वही है जिसका रूल अपन ने पहले देख लिया, ये पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स, तो उसमें दिया है कि इंस्टॉलमेंट्स अलाउ किया जा सकता है 24 इंस्टॉलमेंट्स मैक्सिमम अलाउ करेंगे, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, 18% इंटरेस्ट लगता रहेगा, इंस्टॉलमेंट्स देंगे लेकिन विथ इंटरेस्ट। तो वो एक सिंपल पॉइंट है, वो भी आप पढ़ लेना। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस, 81। अब ये क्या है कि गवर्नमेंट को डिफ्रॉड करने के लिए अगर अपन ने प्रॉपर्टी बेचा किसी को, यानी अपने को मालूम है कि अपने टैक्स भरा नहीं है, गवर्नमेंट आएगा रिकवर करने, तो हमने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर डाली किसी को, हमारी प्रॉपर्टी थी उसे हम भर सकते थे टैक्स, लेकिन हमने गिफ्ट कर दिया लोगों को। तो ऐसा भी नहीं कि फुल प्राइस पे बेचा, अगर फुल प्राइस पे बेचते हैं तो पैसा आ जाएगा, प्रॉपर्टी विल बी रिप्लेस विद मनी, तो गवर्नमेंट मनी से रिकवर कर सकता है ना टैक्स। लेकिन अगर हमने गिफ्ट कर डाले लोगों को, बहुत सारी प्रॉपर्टी मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टीज है, मैंने सब इधर उधर बच्चों को, इसको उसको, वाइफ को, दूसरी वाइफ नहीं, उसको ऐसे ऐसे करके सब गिफ्ट कर डाले। फिर गवर्नमेंट आए मेरे पास, टैक्स निकालो, मैंने कहा नो टैक्स, नो मनी, तो गवर्नमेंट कहेगा साला नो मनी, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे थे। तो फिर पता चला कि सब गिफ्ट करके मैंने प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया है, तो वो सबको कैंसिल करके वापस लाएंगे और उसको बेच करके वसूली करेंगे। तो देखो उसमें लिखा है वेयर अ पर्सन आफ्टर एनी अमाउंट हैज बिकम ड्यू, आफ्टर द अमाउंट हैज बिकम ड्यू, यानी मैं लायबल हो चुका हूं टैक्स पे करने के लिए, क्रिएट्स अ चार्ज, लोगों के नाम पे चार्ज क्रिएट कर दिए ताकि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए, और पार्ट्स विथ, यानी गिफ्ट दे दिया, द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम और इन हिज पोजेशन बाय वे ऑफ सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज or any other mode of transfer whatsoever of any of his properties in favor of any other person with intention of defrauding the government revenue। देखो मेरा इंटेंशन क्या है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू ये हो जाए, डिफॉल्ट कर दे। then such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any tax or any other sum payable by the said person। as against यानी ये सारे वो जो, जब तक मेरा टैक्स पे नहीं होता तब तक ये जो मैंने चार्जेस क्रिएट किए या जो सेल्स कर दिए, गिफ्ट दे दिए, ये सब वॉइड होंगे। प्रोवाइडेड दैट सच चार्ज और ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइड इफ इट इज मेड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। देखो मैंने बताया ना, अगर ये सेल फुल कंसिडरेशन पे है, एक प्रॉपर्टी की कीमत 56 लाख थी, मैंने 56 लाख पे ही बेचा, तो उस बेचारे ने तो पूरे पैसे दिए ना, तो क्या उसके राइट भी छीन लेगा क्या गवर्नमेंट? नहीं नहीं नहीं, तो ये सेल कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वो फुल कंसिडरेशन पे। तो एडिक्वेट कंसिडरेशन इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट और विदाउट नोटिस ऑफ सच टैक्स और अदर सम पेएबल बाय द सेड पर्सन। मैंने जिसको बेचा उसको थोड़ी मालूम था कि मेरा टैक्स ड्यू है इधर, उसने बेचारे ने तो गुड फेथ में खरीदा,
विदाउट एनी नोटिस ऑफ माई डिफॉल्ट और पूरे पैसे देके खरीदा, तो उस बेचारे जो परचेजर्स है उनके राइट्स कैंसिल नहीं होंगे। देन टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है, फर्स्ट चार्ज माना जाएगा। ऑल माई प्रॉपर्टी, जितने मेरी प्रॉपर्टीज है सब पे टैक्स जो है ऑटोमेटिक चार्ज माना जाता है। गवर्नमेंट विल हैव द राइट टू रिकवर दी टैक्स आउट ऑफ माई प्रॉपर्टीज, लेकिन उसमें कुछ एक्ट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, तो वो देखो, notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time in force, save as otherwise provided in insolvency and bankruptcy code of 16, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है ये इस सेक्शन को ओवरराइड करेगा। Any amount payable by a taxable person or any other person on account of tax, interest or penalty which is liable to be paid to the government shall be first charged on the property of such taxable person or person, other person. फर्स्ट चार्ज मानेंगे। लेकिन कंपनी है तो कंपनी में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लगता है, उसके हिसाब से फिर चलना पड़ेगा। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो इस सेक्शन को 82 को ओवरराइड करेगा। So if the case is under Insolvency Act, then you follow that. If no, then this section will apply. फिर एक सेक्शन है प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। प्रोविजनल अटैचमेंट एक ऑर्डर रहता है, जैसे 73, 74 वगैरह या जो भी सेक्शंस में रिकवरीज चालू है, प्रोसीडिंग्स चालू है, तो प्रोसीडिंग के दौरान तुम्हारे ऊपर एक अटैचमेंट ऑर्डर आएगा कि तुम प्रॉपर्टीज नहीं बेच सकते। कब तक? जब तक ये प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाते और तुम्हारा टैक्स वसूल नहीं हो जाता, तब तक तुम प्रॉपर्टीज को नहीं बेच सकते। तो उसको कहते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू। तो लिखा है कि वे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73, 74, बहुत सारे सेक्शन है अलग अलग। The commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of government revenue, it is necessary so to do. He may, by order in writing, attach provisionally any property, including bank account. तो उसको freezing of bank account कहते हैं, जो bank accounts are freezed, सुना होगा आपने, belonging to taxable person in such manner as may be prescribed. और क्योंकि ये प्रोविजनल है तो लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। तो कब तक रहता है? देखो, such provisional attachment shall cease to have effect after expiry of a period of 1 year from the date of the order under subsection 1. एक साल तक के लिए रहेगा मैक्सिमम, यानी एक साल में गवर्नमेंट ने जो भी रिकवरी करनी है कर लो, नहीं तो फिर ये चार्ज हट जाएगा। फिर उसमें रूल भी दिया है, तो उसमें फॉर्म वगैरह दिया रहता है, ऑर्डर कौन से फॉर्म में पास होगा। तो वो लिखा है, देखो, ऑर्डर इन फॉर्म DRC 22 गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज अटैच्ड। और इसका एक कॉपी जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, कार पे लगा दिया चाहे तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, प्रॉपर्टी पे लगाए तो रेवेन्यू अथॉरिटी, उनको दिया जाएगा एक कॉपी। तो ऐसे रहता है। थर्ड पॉइंट कोई काम का नहीं है। फिर वही है कि पैसा दे दो तो फिर चार्ज खत्म हो जाएगा। इफ यू डिपॉजिट द मनी देन द चार्ज विल बी रिमूव्ड। जितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी उतना पैसा अगर आप डिपॉजिट कर देते हो तो चार्ज खत्म कर देंगे। फिर रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी और वो सब है। फिर एक लास्ट में सेक्शन 84 है, कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स। अपील वगैरह फाइल करेगा तो क्या होगा, उसमें दिया है, देखो, वेर एनी नोटिस ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट और अदर अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट is served upon any taxable person
for any or any other person and any appeal or revision application is filed or any other proceeding is initiated in respect of the government dues, then where such government dues are enhanced in such appeal, revision or other proceedings, the commissioner shall serve upon the taxable person or the other person another notice of demand in respect of the amount by which the government dues are enhanced. यानी कोर्ट में अगर ये ड्यूज एनहांस हो गए तो उसका और एक नोटिस अपने पे सर्व किया जाएगा. The officer will serve another notice for the enhanced amount. And any recovery proceeding in relation to such government dues as are covered by the notice of demand served upon him before the disposal of the appeal, revision or other proceedings may without the service of any fresh notice, of demand be continued from the stage at which the proceeding stood immediately before such disposal. यानी कहने का मतलब क्या है कि एडिशनल अमाउंट का भी नोटिस दे देंगे और जो पुराने प्रोसीडिंग चल रहे थे ना उसके रिकवरी के, तो उसमें नया जो अमाउंट है वो भी कवर कर लिया जाएगा. उसके लिए कोई सेपरेट नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगा. और उल्टा हुआ तो अगर कोर्ट में हम केस जीत गया और अमाउंट रिकवरेबल कम हो गया तो फिर रिकवरी भी कम अमाउंट की होगी. सिंपल. तो सेकेंड पॉइंट में तो वो दिया है, वेयर सच गवर्नमेंट ड्यूज आर रिड्यूस्ड इन सच अपील, रिविजन और अदर प्रोसीडिंग्स, इट शैल नॉट बी नेसेसरी for the commissioner to serve upon taxable person a fresh notice of demand. कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई enhance तो हुआ ही नहीं, जो पुराना था वो भी कम हो गया है. Commissioner shall give intimation of such reduction to him and to the appropriate authority with whom recovery proceeding is pending. उसको नोटिस दे देंगे भैया इतना मत करो, अभी कम करो, रिकवरी कम का करना है, पूरे का नहीं करना. And the recovery proceedings initiated on the basis of demand served upon him in the disposal of such appeal, revision or the proceeding may be continued in relation to amount so reduced. जो प्रोसीडिंग उसके रिकवरी के चल रहे थे, जैसे 20 लाख के चल रहे थे, लेकिन अब वो कम होके 5 लाख पे आ गया है, तो 5 लाख के लिए कंटिन्यू करेंगे. सिंपल. तो उसको कंटिन्यूएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स कहते हैं. और उसका फॉर्म नंबर DRC 25 है, अगर याद रखना है तो. मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है. तो इस तरह से था ये चैप्टर, डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स. शुरू के 2 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर एक 79 है जो काम का है, और फिर चिल्लर है जो एक एक बार पढ़ के रख देने का है.